प्रदीप कोदेवाल आपका स्वागत करता हूं द विश्वकर्मा एजुकेटर्स। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपका जो पहला पार्ट था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान, उसका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इस पार्ट नंबर 2 में हम आज पढ़ेंगे एक्सपेंशन और प्रेशर के बारे में। यानी कि आपका जो होता है हीट एक्सपेंशन क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है, ठोस में कैसे होता है, द्रव में कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, और हम पढ़ेंगे प्रेशर, दबाव क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट यानी ऊष्मा का प्रसार। ऊष्मा का प्रसार ये होता क्या है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को या पदार्थ को गर्म करते हैं, किसी वस्तु को या पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, या उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। तो हमारे जो है ये क्यों होता है, ये होता इसलिए है कि जैसे अगर हम कोई पदार्थ है, ये मेरा एक लोहे का एक छड़ है, इसको अगर मैं गर्म करता हूँ तो इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, चेंज होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई जब इसके अणु हैं, इसके अणु जो क्या करेंगे, इसके अणु जो हैं गर्म होने पर एक दूसरे से दूर होंगे, यानी कि इन दो अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, वो होता क्यों है, क्योंकि अणु जो हैं एक दूसरे से दूर बढ़ जाते हैं, या उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ हीट। तो ये ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक होता है गैस में, और ठोस में होता है तो सबसे कम होता है। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, अब ध्यान दें, ठोस में सबसे कम होता है जबकि गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम आपके जो प्रकार हैं, ये ठोस में हम पहली बात करें ठोस की, ये ठोस में जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठोस में होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला होता है आपका रेखीय, नंबर 2 पे आता है क्षेत्रफल, और नंबर 3 पे आता है आपका आयतन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है एक्सपेंशन है, आप समझ गए होंगे एक्सपेंशन क्या होता है। फिर से सुने, किसी पदार्थ को गर्म किया, वस्तु को गर्म किया, तो देखो भैया, ये एक मेरा लोहे की रॉड है, इसको मैंने गर्म किया, यहाँ से मैंने क्या किया, हीट दिया, तो इसमें जो अणु है क्या करेंगे, इन अणुओं के बीच की जो है दूरी, यानी ये दूरी जो है, एक अणु यहाँ है, एक अणु ये, इन दोनों अणुओं के जो बीच की दूरी है वो गर्म होने पर, ये पदार्थ को ऊष्मा मिलने पर ये दूरी जो है बढ़ जाती है। यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी इन दोनों की बीच की दूरी बढ़ जाती है कुछ इस तरह से। तो ये होता है आपका एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये जो इससे होता क्या है, गर्म करने पर वस्तु जो है अपनी पूर्व जो स्थिति है उसको चेंज कर लेती है, यानी कि उसमें चेंज आ जाता है। और जैसे ही हम वो उसको ठंडा करते हैं, या ठंडा स्वयं होती है, जैसे ही ठंडी होती है वस्तु, तो वो पूर्व स्थिति में आ जाती है, जो पहला था उसका शेप था वो उसी में आ जाती है। ठीक है, और गर्म करने पर उसकी शेप में परिवर्तन आ जाता है। यही हमारा है एक्सपेंशन। तो पहला जो है हमारा है आपका पहला ठोस का रेखीय प्रसार। ठोस का रेखीय प्रसार, ठोस का रेखीय प्रसार, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड, लीनियर
एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठोस का रेखीय प्रसार। ये क्या होता है? मैंने बताया ठोस में सबसे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है। लीनियर यानी क्या होगा? लीनियर यानी कि हम बात करेंगे उसकी लंबाई की अनुदिश, जिसको आप बोलते हैं अनुदैर्ध्य, लंबाई के अनुदिश, या आप इसको बोल सकते हो ठोस का अनुदैर्ध्य प्रसार, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो हम बात करें, ये मेरा एक लोहे की एक रॉड है। अब क्या करें, इस रॉड से मैंने यहां पे क्या किया, इस रॉड को मैंने हीट दिया, क्या दिया? हीट दिया। अब क्या होगा? हीट दिया, माना पहले जो इसकी लंबाई थी, इसकी लेंथ थी पहले L थी, ठीक है, क्या थी? L। और अब इसकी लंबाई हीट देंगे तो ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। जब इसकी हमने हीट दिया इसको, तो इसकी लंबाई हो गई मानो कुछ बढ़ के, इसकी लंबाई हमने मानी डेल्टा L, कुछ बड़ी डेल्टा L, यानी कि अब डेल्टा ना माने, आप इसको मान लें L पहले से थी, माना इसमें एक्सपेंशन कितना हुआ, मतलब ये तो आपकी थी L, यहां से यहां तक तो आपकी L है, ठीक है, यहां से यहां तक फिर ये L बढ़ गई, यहां से यहां तक भी ये L माना आपने, ये यहां से यहां तक L है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक्सपेंशन हुआ, कितनी बड़ी, उसको हम लिखा है किससे? L से। तो इसमें ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस L, ये आपकी हो जाएगी टोटल लंबाई, इसको आप बोले चेंज इन लेंथ, आप निकाल सकते हो डेल्टा L के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो यहां से होगा थर्मल एक्सपेंशन, ये आपके जो लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा, वो आपके जो ओरिजिनल लेंथ है, वास्तविक लेंथ और उसके तापांतर जो है, उसकी क्या होगा? समानुपाती होता है, ठीक है। मैंने माना इसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ाया, पहले टेम्परेचर माना, इसका माना टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, जब मैंने इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैं इसका निकाल रहा हूं डिफरेंस, यानी कि डेल्टा, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा T बराबर 25 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हैं डेल्टा T, ठीक है। तो ये होगा क्या? आपका जो चेंज हुआ लेंथ में, वो समानुपाती होगा किसके? ओरिजिनल लेंथ और उसके तापांतर के गुणनफल के समानुपाती। लंबाई में परिवर्तन जो होगा वो ओरिजिनल लंबाई यानी ओरिजिनल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई और तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। जब आप, हमें पता है जब हम ये हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कांस्टेंट। तो मैं जब इसको हटाता हूं तो यहां से क्या आता है? अल्फा, डेल्टा L बराबर, इसको हटाया क्या है? अल्फा, अल्फा L डेल्टा T। ये आपका अल्फा है, आपका जो अल्फा है यही आपका क्या है? ये तो आपका प्रसार है, ठीक है। अब ये अल्फा एक गुणांक है, क्या है? एक गुणांक है। अल्फा क्या है? गुणांक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। कौन सा है? रेखीय प्रसार गुणांक। सर, हेलो सर, एक बार देखोगे कुछ, या फिर हमारा जो है एफर्ट ऐसे ही वेस्ट जा रहा हो, तो आप थोड़ा देख लें एक बार। तो एफर्ट क्या बोल रहा था मैं? ये अल्फा होगा आपका, जो अल्फा है ये है आपका गुणांक। कौन सा? रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको आप डिनोट करते हो अल्फा से। तो अगर हमें यहां से अल्फा निकालना है तो आप क्या करोगे? अल्फा इजकल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। अब आपको ये पता है कि L क्या है? L है आपका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। यहां से लिखा हूं मैं चेंज इन लेंथ,
यानी कि लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। ये आपकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ये आ रहा है ना, ओरिजिनल लेंथ। और ये आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, जैसे एग्जांपल में आपको बताया मैंने कितना बढ़ाया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो वो आप 5 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से जो अल्फा है, ये आपका है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, चेंज इन लेंथ और प्रारंभिक लंबाई तथा तापमान के अंतर का गुणनफल, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको आप बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अगर मैं मानूं यहाँ से आगे देखें, अगर मैं यहाँ से टी माना, डेल्टा टी मैंने क्या माना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने माना कि आपका डेल्टा टी है, माना डेल्टा टी क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने माना कि आपका जो डेल्टा टी है वो क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से रेखीय प्रसार गुणांक की डेफिनेशन निकल के आती है क्या, देखें, यदि तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का अनुपात रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है अल्फा बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल, कब, जब डेल्टा टी कितना हो 1 हो। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन, जिसको हम लिख सकते हैं लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक ध्यान रखना है, रेखीय प्रसार गुणांक आप लिखेंगे अल्फा से, किससे लिखेंगे, अल्फा, अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, यह हम कह सकते हैं यहां से कि किसी पदार्थ की क्षण का तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्षण की लंबाई में होने वाला परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई का अनुपात जो होगा आपका होता है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे आपका आता है इसका इकाई हमारे पास क्या होता है, आप देखें इसका इकाई क्या होगा भैया, ये एल है। ठीक है, और ये क्या है एल है। जब भैया यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भैया ये सेंटीग्रेड तो आप लिखोगे ना, एक नहीं लिखा आपने कि एक से कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपको इकाई की बात करेंगे तो हम यहाँ टेम्परेचर तो हमें पता है टेम्परेचर है, तो हमारे यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रति सेंटीग्रेड, प्रति सेंटीग्रेड। ठीक है, लिख सकते हैं 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपकी होती है इकाई। क्यों, क्योंकि ये एल और ये एल दोनों सेम है यूनिट में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टेम्परेचर का यूनिट बचेगा, और वो टेम्परेचर हमारे कहाँ पे है नीचे है, डिवाइड में है, तो वो आएगा प्रति में। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास आता है ठोस का क्षेत्रीय प्रसार, यानी कि किसमें क्षेत्रफल में। ये तो हमारे क्या था लीनियर था, यानी कि लंबाई के अनुदिश। अब आता है ठोस का क्षेत्रीय प्रसार, ठोस का क्षेत्रीय प्रसार, यानी कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन इन सॉलिड, क्षेत्रफल में प्रसार। तो क्षेत्रफल में प्रसार क्या होगा, वही होगा जैसे कि हम जैसे लंबाई बढ़ रही है ऐसे ही अगर चौड़ाई भी बढ़ेगी भैया। देखो
ये मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, अगर आप इसको हीट देंगे तो इसकी देखो लेंथ में भी चेंज आएगा हैं, और आपकी इसकी जो है विड्थ इसमें भी चेंज आएगा। जब इन दोनों में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रसार हो रहा है तो होगा क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है। तो ये भी आपका वही होता है जैसे आपके होता है रेखीय प्रसार। इसमें क्या होता है, हमारा जो है प्रसार लंबाई और चौड़ाई दोनों में होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में होता है, यानी कि लंबाई में भी वृद्धि होती है और चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। ये भी आपका जो होगा सेम होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो समानुपाती होगा किसके, उसका एरिया जो प्रारंभिक है और उसके तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। अब हम ये तो आपका है क्षेत्रीय प्रसार। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको हम लिखते हैं किससे, बीटा से। अब इसी को हम यहां से लिख रहे हैं, देखो क्या करेंगे, अब हमें ये हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाना है, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, और बराबर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखें यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो डेल्टा ए बराबर बीटा ए डेल्टा टी, ठीक है। जो बीटा है ये आपका है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। अब यहाँ से हम बीटा का अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, ये होगा, ठीक है। अगर हम माने डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम माने जैसे अभी हमने पिछली उसमें किया था रेखीय प्रसार में, डेल्टा टी हमने क्या माना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने माना, तो क्या होगा भैया, जब ये इकाई हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मान, तो एक बचे क्या, डेल्टा ए अपॉन ए लिख दें आप यहाँ पे, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि कह सकते हैं हम, अगर किसी वस्तु में तापमान का अंतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसमें क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन और प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, ठीक है। आपको याद रखना है बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट आयतन प्रसार। क्या आता है, आयतन। आपको पता है आयतन हम अब पढ़ेंगे, आयतन मतलब उसकी लंबाई में भी, उसकी चौड़ाई में भी और उसकी ऊंचाई में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। कब, जब हम उसको हीट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास, सिंपल सी है, बेसिक चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। और इसका अभी जो हम पढ़े हैं उसका इकाई, तीनों का इकाई सेम होगा। आप चाहे रेखीय प्रसार पढ़ें, चाहे आप क्षेत्रीय प्रसार पढ़ें, चाहे पढ़ें आयतन, इकाई आपको फिक्स है, याद रखना है, वो है प्रति सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको इकाई याद रखनी है। चाहे आप रेखीय प्रसार पढ़ें, चाहे आप क्षेत्रीय प्रसार पढ़ें, चाहे आप क्या पढ़ें, आयतन, ठीक है, प्रसार गुणांक पढ़ें, उसमें सभी में आपका यूनिट होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन की बात करें तो क्या करेंगे भैया, ये एक क्यूब है मेरे पास, ये क्यूब है, ठीक है, ये L माना, ये B माना और ये H माना, ये H है। तो जब हम इसको हीट देंगे तो इसके L में चेंज होगा, इसकी B में चेंज होगा और इसकी H में भी चेंज होगा। तो जब तीनों में चेंज हो रहा है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में चेंज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे आयतन प्रसार, ठीक है, ठोस का आयतन प्रसार। अब ये प्रसार जो होता है सेम वही होता है कि डेल्टा V,
आयतन में यानी कि वॉल्यूम से लिख रहे हैं, यहां पे आप लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, वही सेम चीज है, ये आपका जो समानुपाती होगा किसके, समानुपाती होगा आपके V इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। ये आपका है प्रसार। अब हम बात करें गुणांक की, तो गुणांक की बात करें, आप यहां से आ जाएं तो गुणांक के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा V बराबर गामा V इंटू डेल्टा टी। तो हमें क्या निकालना है, गामा निकालना है, हमें गुणांक निकालना है। तो गुणांक आपकी क्या है, गामा बराबर डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न में आ सकता है कि ठोस का आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार गुणांक, ये आपका गुणांक है, ठीक है। अब यहां से बात करें आगे इकाई की, तो इकाई आपकी सेम वही इकाई होगी, मैंने आपको अभी बताया तीनों में इकाई सेम होगी। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हमें यहां से V गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V, कब, जब हम डेल्टा T क्या मान लें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम मान लें, तो गामा जो होगा ये होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा V। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक जो होगा गामा, वो उसके आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात, प्रारंभिक आयतन का अनुपात ही क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक। वापिस सुने, यदि किसी वस्तु का तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, कितना रखा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक गामा जो होगा वो होगा उसके आयतन में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात जो होगा वो होगा गामा रेखीय आयतन प्रसार गुणांक। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, आयतन में परिवर्तन, बेसिक चीज है थ्योरेटिकल, बटे प्रारंभिक आयतन, ये दोनों का अनुपात हमारे पास क्या होगा, गामा, कब, जब डेल्टा टी क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये था आपका प्रसार ठोस का, ठीक है। अब हमारे पास इन तीनों का एक रिलेशन आए, किसका, रेखीय प्रसार गुणांक का, नंबर 2 क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, और नंबर 3 आयतन प्रसार गुणांक। आप देखें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है उसको आप लिखते हैं अल्फा से, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक को लिखते हैं आप अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को लिखते हैं आप बीटा से, और आयतन प्रसार गुणांक को आप लिखते हैं गामा से। तो इन तीनों के प्रसार गुणांक में संबंध जो है वो आप देखें, प्रसार गुणांकों में संबंध, ठीक है। क्या संबंध होगा, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, ये आपको देखना है। यानी कि आपको पता है रेखीय प्रसार गुणांक को आप लिखते हैं किससे हैं, अल्फा से, अनुपात क्षेत्रीय को लिखते हैं बीटा से, और आयतन वाले को लिखते हैं गामा से। ये जो होता है बराबर होता है किसके, 1:2:3 से, आपको याद रखना है। यानी कि अगर
जहां पे आपका अल्फा 1 होगा वहां पे आपका बीटा कितना होगा 2। क्यों होगा? क्योंकि ये आयतन है। देखो रेखीय प्रसारण में हम सिर्फ और सिर्फ लंबाई की बात करते हैं, जबकि क्षेत्रफल वाले में लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात करते हैं, और आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात करते हैं। इसलिए ये यहाँ तीनों में होगा, तो यहाँ से 3 गुना होगा। ठीक है, ये 2 गुना होगा, ये 1 गुना होगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आप के पास आता है गलनांक बिंदु। क्या है? गलनांक बिंदु। तो आपको थ्योरेटिकल चीज है, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ज्यादा कुछ है नहीं। गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 1, 2 पे आता है आपका उबाल बिंदु यानी क्वथनांक। क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर कोई, हम बात करें गलनांक की, ठीक है, देखो क्या होता है, वह नियत ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। यानी गल रहा है, गल रहा है यानी पिघल रहा है। ठीक है, वह नियत ताप जिस पर कोई ठोस किसमें बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है। किसमें? द्रव में बदल रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? गलनांक बिंदु। जैसे आपको याद रखना है, बर्फ का गलनांक बिंदु जो होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 पे आपके पास आता है क्वथनांक। वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलने लगता है, वह तापमान जिस पर द्रव किसमें बदलने लगता है? गैस पर, यानी उबलने लगता है, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता होना चाहिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट गुप्त ऊष्मा। ये आपको याद रखना है, डाटा थ्योरेटिकल चीज है तो ज्यादा कुछ समय ना ले इसमें। आगे बढ़ते हैं। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? देखो भैया, लेटेंट हीट, आपने पानी, दूध वगैरह सब उबालते हैं, चाय बनाते हैं, तो क्या होता है, अगर हम किसी द्रव को, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो एक ऐसा तापमान आता है जिस पर द्रव आपका उबलने लग जाता है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, अगर हम उसका और टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है, उसमें जो है आपकी ऊष्मा जो है काम आ रही है, जो ऊष्मा आपको फिर इसको उबालने के बाद कुछ नहीं होगा, आप चाहे टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो ऊष्मा, वो ऊष्मा इसके उबालने के बाद जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, जो पानी उबाल गया उसके बाद हम उसको गर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो हम ऊष्मा दे रहे हैं उसको आप बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट होती है, वापस सुने, अगर किसी द्रव को हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो एक निश्चित तापमान पर उबलने लग जाता है। अब उबलने के बाद भी अगर उसमें हम हीट दे रहे हैं तो वह हीट जो है, आपकी ऊष्मा जो है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, और वो आपके जो है उस द्रव में कोई बदलाव नहीं लाती है। इस गुप्त ऊष्मा को हम लिखते किससे हैं? इस गुप्त ऊष्मा को हम Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q से। और Q बराबर जो होता है M इंटू L होता है। क्या होता है? M इंटू L। M इंटू L। अगर हम यहां से गुप्त ऊष्मा, ये M आपका क्या है? M आपका जो है
मास द्रव्यमान, ये गुप्त ऊष्मा है L, और Q जो है, Q आपका क्या है, आप पढ़ के आए हैं, आप याद करिए, ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, Q बराबर ml, m मास, ये आप लेटेंट हीट और ये आपका ऊष्मा धारिता। अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है, देखो यहाँ से L निकालें, L बराबर Q अपॉन M, L बराबर Q अपॉन M। ठीक है, L बराबर Q अपॉन M हुआ। अब क्या करें, अब हम लोग को इसका यूनिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूनिट। तो ऊष्मा किस में होती है, कैलोरी में होती है, और ये किस में होगा, ग्राम में होगा। तो हम बात करें इसकी यूनिट की, तो ये होती है कैलोरी पर ग्राम, किसमें, CGS में, किसमें, CGS में। अगर हम बात करें MKS की, तो ये क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी बटे kg, ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर kg। अगर हम बात करें इसकी किसकी, SI की, तो SI में क्या हो जाएगी, जूल, जूल पर kg। कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जूल पर kg हो जाएगी आपकी इसकी इकाई। अब आपके पास इसके प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो इसमें आपकी पहली आती है गलन की, और एक होती है भाप की। आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, आप पढ़े होंगे कि आप गर्म पानी से जलने पर आपको जलन कम होती है, जबकि भाप जो है आपकी, उससे जलने पर जलन ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा की वजह से जो हमारी भाप होती है, उससे जलन ज़्यादा होगी बजाय गर्म पानी के। ठीक है, तो हमारे पास अब इसके प्रकार आते हैं। गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड सारी बातें मैंने बता दी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके प्रकार। आप प्रकार पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे, इकाई सारी वही रहेंगी, प्रकार से हमें इकाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहले आती है गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। पहले गलन, नंबर 2 पे आती है भाप की। अब गलन की क्या होती है, भाप क्या होती है, सुने। देखो, गलन की किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होगी वो आपकी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसकी, गलन की। गुप्त ऊष्मा किसकी, गलन की। इसका हम बात करें इकाई का, तो इकाई वही होगा आप जो पढ़े हैं अभी, क्या, जूल प्रति केजी। ठीक है, आपको याद, इसमें कुछ नहीं रखना, इकाई याद रखनी है। और बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है आपको वो याद रखनी है। तो यहाँ पे बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो है आपके 80 कैलोरी पर यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम जल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा लेगा या देता है। आगे आप चलें, भाप की गुप्त ऊष्मा। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था से वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है, गुप्त ऊष्मा होती है किसकी, भाप की। इकाई आपको वही याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्या चीज़ रखना है, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है क्या होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 539, कितनी होती है, 539 किलो कैलोरी पर केजी। 539 किलो कैलोरी, 539 किलो कैलोरी पर केजी। और बर्फ की गुप्त गलन ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है।
गलन की, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 539 kg कैलोरी पर kg, किलो कैलोरी पर kg, किलो कैलोरी पर kg। ठीक है, आगे हमारे पास गुप्त ऊष्मा खत्म हुआ, इसके बाद हमारे पास आता है गैस का प्रसार। किसका? गैस का प्रसार। अब मैंने आपको बताया था गैस में प्रसार जो होगा आपको सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अणु जो हैं गर्म करने पर अलग अलग दिशाओं में तेजी से गति करते हैं, अलग अलग दिशाओं में तेजी से गति करते हैं। जैसे ये अणु हैं आपके गैस के, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, एक दूसरे और बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रसार जो है ज़्यादा होता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास नियम है, तो वो पहला नियम आता है आपका बायल का नियम। तो बायल का नियम क्या कहता है? स्थिर तापमान पर आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का विलोमानुपाती होता है। क्या होता है? दाब का विलोमानुपाती होता है। क्या लिखे हैं हम? क्या टॉपिक हमारा था? गैस का प्रसार। ये होता है सर्वाधिक, पहली बात। ठीक है, एक बार और हम बता देंगे कंपेयर करके नंबर। और आपको ये जो याद रखना है, हमें इसमें नियम है आपके 2-3 नियम है, वो पढ़ने हैं। तो पहला आपका आता है बायल्स का नियम। बायल का नियम कहता है कि निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर आदर्श गैस का निश्चित आयतन, आदर्श गैस का निश्चित आयतन उसके दाब की क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। क्या होता है? दाब के विलोमानुपाती होता है। यानी कि निश्चित ताप पर निश्चित आयतन उसके दाब के क्या होता है? विलोमानुपाती। यानी कि हम अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, दाब कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो V होगा वो बढ़ेगा, यानी कि आपका लिख सकते हो यहाँ P जो है आपका कब बढ़ेगा? P बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका V कम होगा। अगर हम कहें कि P कम होगा तो हमारा V जो है बढ़ेगा। आपको याद रखना है, अगर P कम है तो V बढ़ रहा है। ठीक है, और P अधिक है तो V कम हो रहा है। ये आपको कौन बताता है? बायल का नियम। यहाँ पे आपके पास V आपका वॉल्यूम है, यानी कि आयतन, और P आपका क्या है? प्रेशर। ठीक है, और T आपको क्या लेना है यहाँ से? तापमान। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल चीज को हटाते हैं, तो क्या बनता है? V बराबर K/P, V बराबर K/P। तो मैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि Vp बराबर K, Vp बराबर K। कौन बताता है? बायल का नियम। K आपका क्या है? एक कांस्टेंट है, गुणांक, स्थिरांक। ठीक है, तो हमें यहाँ से याद क्या रखना है वो सुने। याद रखना है आपको, पहली बात, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है इसका आयतन। ठीक है, नंबर 2, आपको यहाँ से रिलेशन आ जाता है, या तो ये ही आ जाएगा प्रश्न में कि बायल का नियम का समीकरण है, तो इसमें कुछ चेंज आएगा। तो आपको याद रखना है ये चीज़, अगर ये है तो आप सही कर लेंगे, इनमें से नहीं है तो फिर इनमें से कोई एक मिलेगा, सारे एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, या मिलेगा फिर या ये मिले, या फिर इनमें से कोई एक मिलेगा। ठीक है, या सारे एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, कुछ चेंजेस मिलेंगे इन सभी में। अगर एक साथ होंगे तो कुछ चेंज होंगे, यानी एक सही होगा जो आपको चूज करना है देख के। आगे हम चलते हैं चार्ल्स का नियम। आगे क्या है? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स कहता है कि निश्चित दाब पर निश्चित आयतन
निश्चित मात्रा की आयतन जो होगा वो उसके ताप के समानुपाती होता है। यानी कि क्या कहता है कि बॉयल का नियम बताता है कि स्थिर दबाव पर, दबाव आपका स्थिर रखा है, उस पर आपका निश्चित आयतन जो होगा, निश्चित आयतन की मात्रा जो होगा उसके ताप के समानुपाती होता है। निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि V जो होगा यहाँ से समानुपाती होगा किसके, T के। ये आपको कौन बताता है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम ये बताता है कि V समानुपाती होता है T के। निश्चित, अगर हमारा दाब स्थिर है तो निश्चित आयतन वाली जो गैस होगी वो होगी आपके उसके ताप के समानुपाती। यानी कि जो आपका तापमान जो होगा वो बताएगा आपको कि आयतन डिपेंड कर रहा है किस पर, ताप पर। यानी कि अगर ताप आपका, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका V भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर कम है तो आपका V भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपको कौन बताता है, चार्ल्स का नियम। तो यहां से आपके पास V बराबर, अगर हम यहां से हटा दें प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह तो हमारे पास एक स्थिरांक आता है, क्या आता है, K, जो भी आपने हल लिया। तो V बराबर KT, तो K बराबर क्या हो जाएगा, V/T। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मेन तो ये है, ये आता है अधिकतर, या इनमें से कोई भी आ सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तापमान घट रहा है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और समीकरण है आप इसके बाद, संयुक्त गैस नियतांक। संयुक्त गैस नियतांक, संयुक्त गैस नियतांक ये क्या होता है, आपके दोनों बायल्स के नियम और चार्ल्स के नियम को मिला के बनाया है। बायल्स के नियम को और चार्ल्स के नियम को मिला के बनाया गया है। जो नियम है आपका वो है संयुक्त गैस नियतांक। संयुक्त गैस नियतांक का नियम, तो यहाँ से आपके बायल का नियम और चार्ल्स दोनों के नियम को मिलाया गया है। जो वहाँ से हमें मिला है उसको आप कहते हैं संयुक्त गैस नियतांक। यानी कि हमें वहाँ से के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोनों के नियतांक जो है बराबर होंगे। यानी P1 V1 पहली गैस, उसका आयतन, T1 तापमान, और यहाँ से आपका जो होगा P2 V2/T2। P1 आपको पता है दाब है, V आपको पता है आयतन है, T आपको है परम ताप। परम ताप होगा आपका, परम ताप क्या होता है, परम ताप आपको होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आपका परम ताप होता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास थी गैस का नियम। ठीक है, यहाँ से ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास आता है पास्कल का नियम, डाल्टन का नियम। पास्कल का नियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन ले। पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल का नियम कहता है कि आपके द्रव में जो होगा, आपका जो द्रव है वो द्रव जो है सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है। द्रव जो होगा आपका सभी दिशाओं में बराबर दाब डालता है। ये कौन बताता है, पास्कल। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर एक पानी से भरे कंटेनर में एक बोतल में डालता हूँ और उसमें छेद कर देता हूँ इधर, और ये फुल पानी से भरी है, तो जो इन छेदों में से पानी निकलेगा वो सभी दिशाओं में क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये पास्कल का नियम कहता है कि अगर, यानी कि द्रव जो है आपको सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव डालता है। ये है आपका पास्कल का नियम। उसके बाद आपको आता है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम कहता है कि
आपस में क्रिया नहीं करने वाली गैस जो हैं, आपस में क्रिया नहीं करने वाली गैस जो हैं, उनके आंशिक दाबों जो होंगे, आंशिक दाबों का योग जो होगा उनके कुल दाबों के बराबर होगा। आंशिक दाब यानी अलग अलग दाब गैस जो हैं उनका अलग अलग को अगर हम ऐड कर दें तो उन पर जो दाब लगेगा उन गैसों को एकत्रित करने पर जो दाब लगता है उसके बराबर होगा। यानी कि P1 ये दो गैस हैं, P2 ये गैस हैं, ये बराबर होंगे किसके? P के। यानी कि ये आपका किसका? ये है आपका टोटल और ये आपका आंशिक। यानी कि आंशिक दबाव बराबर होता है किसके? कुल दबाव के। ऐसी गैसें जो अगर आपस में क्रिया नहीं करती हैं उनका आंशिक दबाव होता है बराबर किसके? कुल दाब के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस क्लास का, इस चैप्टर का जो है प्रेशर। प्रेशर क्या है? दबाव। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दबाव। दबाव क्या होता है कि एकांक किसी वस्तु की सतह पर या इकाई सतह पर या क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है क्या होता है? दबाव। किसी सतह की तल पर लगने वाला, किसी सतह की तल पर लगने वाला लंबवत बल क्या होता है? दबाव। यानी कि ये अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस पर यहां बल लग रहा है F, ठीक है, इसकी L है लेंथ और B आपकी क्या है? चौड़ाई। तो जो P होगा इसको लिखते हैं आप हिंदी इंग्लिश में प्रेशर से, ठीक है। तो ये एक बॉडी है, इस पर फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है F जिसका लेंथ L है और B क्या है? विड्थ है, ठीक है। तो P जो होगा, अब इस P प्रेशर को जो हम लिखते हैं किससे हैं? P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से। तो P पहले लिखे दबाव बराबर, दबाव जो होगा वो बराबर किसके होगा? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो P प्रेशर, बल F क्षेत्रफल A। आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है कि दबाव का सूत्र है या तो हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में, जो भी आपको ये दे रहा है, ठीक है। तो हम इसकी बात करें यूनिट की। किसकी बात करें? यूनिट की। तो F आपको पता किस में होता है? न्यूटन में। F किस में होता है? न्यूटन में। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, मीटर में, ठीक है। तो आप जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किस में? MKS में, ठीक है। अब पहले न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये होता है आपका SI, इसको आप बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो हमारे पास और हम बात करें इसकी यूनिट की, MKS की बात करें। किसकी बात करें? MKS की। तो आपको पता F किस में होगा? MKS में kg में, और A किस में होगा? मीटर, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी? FPS में। किस में? FPS में क्या हो जाएगा? FPS में हमारे पास हो जाएगा LBS, यहाँ लिख देता हूँ मैं, FPS में, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में क्या होगा? LBS इंच स्क्वायर, ठीक है। एक पास्कल जो होता है आपका, एक पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक पास्कल जो होता है आपका, एक पास्कल बराबर होता है 10⁵ न्यूटन
पर mm स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10⁵ 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमारा कुछ छूट रहा है, आपका कुछ छूट रहा है, तो आप बता दें कमेंट बॉक्स में जाके, और कुछ भी हमें कमी क्लास में रही है तो आप बता दें। आप बाद में ब्लेम ना करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें सही से, कुछ कमी है अगर रह गई हो तो बताना है आपको, ताकि मैं सुधार कर सकूं नेक्स्ट टाइम पर। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जाके, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं आपसे समझता हूँ कि आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम जो है आप वीडियो को देख रहे हैं। आप क्लास तो लीजिए, आपको फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। आप अधिक से अधिक देखें। जो बच्चे देखते हैं क्लास को लेते हैं वो लाइक तो कम से कम कर दिया करो। आप देखते हो अधिक से बहुत अधिक देखते हैं, लेकिन लाइक आप बहुत कम मिलते हैं। तो आप देखने वाले सभी से कह रहा हूँ आप लाइक भी कर दें और शेयर भी करें वीडियोज़ को, ताकि हमें और अच्छा कर सकें आपके साथ। तो मैं आपसे समझ रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी तो आप कमेंट में जाके बताएं और लाइक भी करें ज़रूर। ठीक है, आज क्लास हमारी यहीं पे पूरी होती है। और आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।